नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लगातार भाषा और व्याकरण पर बात कर रहे थे। अभी एक ऐसा समय आया है जिसमें सब और परीक्षाओं का दौर चल रहा है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों न आज कुछ बात हटकर की जाए और हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करें जो सामान्य सभी परीक्षाओं में काम आते हैं। तो आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो और आपने कितनी अच्छी किताब पढ़ी हो, गाइड पढ़ी हो, यूट्यूब देखा हो, परंतु अगर आपने पेपर को ठीक से न पढ़ा और उसको ठीक से सॉल्व नहीं किया तो आप परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थियों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, परंतु परीक्षा में उनका बीपी हाई हो जाता है या किसी बीपी का लो हो जाता है, परीक्षा के कक्ष में तनाव आ जाता है, वो पेपर देखते ही घबरा जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें तैयारी करनी चाहिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वो तैयारी है वो उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी परीक्षा से पहले की तैयारी है। तो आज हम कुछ छोटे छोटे सूत्रों पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब हम इस परीक्षा का जो समय है 3 घंटा है, 2.5 घंटा है, उसको कैसे हम अपने अनुकूल बना सकें। तो अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले जो शर्त है कि आपको अपने आप पर भरोसा होना जरूरी है। बिना भरोसे आप चाहे कितना ही पढ़ लो, कोई सी किताब पढ़ लो, कितना ही किसी गुरु से पढ़ लो, कोचिंग पढ़ लो, आपको अपने आप पर जब तक भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अब तैयारी कम हो सकती है, कुछ अधिक हो सकती है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है। हम सामाजिक लोग हैं, कोविड भी रहा है, बीमार भी रहे हैं, माँ बाप ने भी, किसी बच्चे ने माँ बाप को खोया होगा, दादा दादी को खोया है, तो कैसी भी क्षति हुई है, परंतु वो सब परिस्थितियां होते हुए भी अब हमें जो वो 3 घंटा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उस पर हमें फोकस करना है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, तो ये मेरे वीडियो को मैंने शीर्षक यही दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो यहां श्रद्धा का मतलब भरोसा, बिलीव या फेथ। तो फेथ बड़ा शब्द है कि हम किसी के प्रति विश्वास रखते हैं, किसी के प्रति हम अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो श्रद्धा चाहे आपको अपने ऊपर है, चाहे अपने गुरु पर है, चाहे अपनी किताब पर है, चाहे अपने सामर्थ्य पर है, तो सब जगह आपको श्रद्धा का भाव रखना जरूरी है। अगर आपने श्रद्धा नहीं रखी कि यार रमेश ने तो वो किताब पढ़ी थी, मैंने तो ये किताब पढ़ ली, अब मेरे से तो ये सवाल नहीं होगा, वहीं आपका सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। परीक्षा में आपकी वह स्थिति नहीं रहती जो उससे पहले की रहती है। तो इसलिए गांठ बांध लें, ये ग्रंथि बना लें। ग्रंथि का मतलब वो नहीं है कि मनोग्रंथि, या ग्रंथि का मतलब गांठ बांध जो खुल ना सके, कि आपको जो कुछ पढ़ा है आपने, या जिससे भी आपने सीखा है, या जिसको भी आपने गुरु माना है, या जो भी आपने यूट्यूब देखा है, जैसे भी आपने पढ़ाई की है, उसको आप, उसके प्रति आप श्रद्धा रखें। उसमें आप खुद भी हो जाए, खुद भी शामिल है, देखो किताब भी शामिल है, गाइड भी शामिल है, गुरु भी शामिल है, ऑनलाइन भी शामिल है, और सबसे बड़ा जो शामिल है वो खुद। तो खुद को जब तक आप भरोसे में नहीं रखेंगे, खुद पर आप जब तक अपना भरोसा नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते, चाहे छोटी परीक्षा है, चाहे कोई बड़ी परीक्षा है। तो इसलिए पहला सूत्र जो है इस परीक्षा को पास करने का, चाहे नीट की परीक्षा है, चाहे कॉलेज लेक्चर की है, चाहे कोई एलडीसी की है, छोटी से छोटी परीक्षा है, चाहे आईएएस की है, उसके लिए पहला सूत्र है कि आपको अपने आप पर भरोसा, अपने गुरु पे भरोसा, अपने यूट्यूब पे भरोसा, अपने ऑनलाइन टीचिंग पे भरोसा, और अपनी गाइड पे भरोसा। दूसरा, वो भरोसा आप लेकर जाएंगे परीक्षा देने,
तो उससे जो 1 घंटा पहले है वो आप रिलैक्स करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, माँ बाप से बात करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है। उसमें आप कोई पढ़ाई का लेकर के, पेपर को लेकर के किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करेंगे। अगर उस दौरान आप ये रहीम ने क्या लिखा, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, समाज में क्या होगा, वो ऐसे प्रश्न रटते रहोगे तो वहां जाकर आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल खुला नहीं रहेगा और आप एक दायरे में बंधे हो जाएंगे और हो सकता है कि आप वहां उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितने के आप काबिल हैं। अपनी क्षमता से वहां कमतर रह जाएंगे। और हम चाहते हैं कि क्षमता का भरपूर उपयोग, परीक्षा में आप बिल्कुल पढ़कर नहीं जाएंगे तो कोई भी ताकत आपको परीक्षा में सफल नहीं करेगी, परंतु पढ़ के सब जाते हैं। अब उस समय को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, उस समय का कैसे अधिकतम उपयोग करना है सकारात्मक पक्ष में, वो बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये हो गई भरोसे वाली। और दूसरी बात, 1 घंटा 1.5 घंटा आप जितना आपको समय मिलता है, मैं तो कहता हूं 2 घंटे पहले आप छोड़ दो पढ़ाई, क्योंकि चाहे कितना ही पढ़ लो, वो पहले जो पढ़ा हुआ है आपके जो मस्तिष्क में स्थापित है उसका मुकाबला 1 घंटा आपका नहीं कर सकता। अब आप दूसरा जो काम है, आप जो मानसिक तैयारी करनी है, परीक्षा में पढ़ाई की है वो तो सब अलग है, चाहे आप इतिहास के हो, विज्ञान के हो, किसी वाणिज्य के हो, किसी भी आप स्कीम के हो, वो बात तो अलग है। अब आपने जो पढ़ा है उस पर आपको भरोसा रखना है। कैसे भरोसा रखना है कि आप जब परीक्षा कक्ष में जाओगे उससे आप आधे घंटा पहले जाओगे या घंटा भर पहले जाओगे तो आपको दोस्तों बताएंगे, या उससे पहले भी आपने दोस्तों ने बताया होगा कि मैंने तो हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का पढ़ा, वो कोई कहेगा श्री प्रसाद का पढ़ा, कोई कहेगा राम शुक्ल का पढ़ा, कोई कुछ और कहेगा। तो सबके अपने अपने विचार होंगे। कोई कहेगा मैंने दृष्टि का पढ़ा है, कोई कहेगा मैंने लक्ष्य का पढ़ा है, कोई का अरिहंत का पढ़ा है। तो सबकी गाइड अलग होगी, सबकी किताबें अलग होगी, परंतु आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। पहले जब तैयारी शुरू की थी तब रख लिया, वो रख लिया। अब आपको जो आपने पढ़ा है आपको उस पर फेथ रखना है। और यह बात मैं अनुभव से कह सकता हूं कि आपने जो भी किताब का चयन किया है, जिस गाइड को चयन किया है, जिस यूट्यूब के चैनल का सहारा लिया है, उसमें से 90% जो क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में आ जाएंगे। क्योंकि सभी यही कोशिश करते हैं कि जो सिलेबस है उसको आधार मान करके हम टेक्स्ट बनाएं, उसको आधार मानकर हम जो अभ्यास प्रश्न तैयार करें। तो इसलिए 90% पेपर उसमें से आ जाएगा। आप एक चैलेंज करता हूं, आप पेपर आ जाए तो आप देख लेना और मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आप सर ने आपने गलत बताया, तो बता देना, मैं आपने सुधार करूंगा। परंतु 90% पेपर आपकी जो आपने गाइड चयन की है, चाहे अरिहंत की है, चाहे दृष्टि की है, कोई राघव प्रकाश की गाइड पढ़ी है, कोई कुछ भी पढ़ा हो आपने, उसमें से आपका ये आ जाएगा। अब ये जब आ जाएगा तो अगर ये अपने फेथ रखते हैं और 90% हम तैयार कर लेते हैं तो उसमें से अगर आपने सही सही कर दिया तो आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सिलेक्शन से रोक सके। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बात को ये गांठ बात है। और 90% अगर आपने आता उसमें से आ गया तो आप 5% की गलती भी करते हैं तो 85% किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अच्छे अंक होते हैं, क्योंकि सभी उसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, सभी उसी बौद्धिक वर्ग से हैं जिसके आप हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि पड़ोसियों ने क्या पढ़ा है, दोस्तों ने क्या पढ़ा है, भाई ने क्या पढ़ा है, बहन ने क्या पढ़ा है, वहां आप खुद मुख्य हो। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न मित्र है। उस परीक्षा में केवल आपने क्या तैयारी की है वो आप पर ही आधारित है। 30% कि अगर आपसे बाहर से आता है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई सी किताब पढ़ लो,
पेपर सेटर है वो एक किताब पढ़कर पेपर नहीं बनाता, वो सिलेबस देखता है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रश्न पत्र तैयार करता है। अब कोई किताब 1% कहीं से छोड़ सकती है, कोई किताब 1% कहीं से छोड़ सकती है। जैसे मैंने एक पढ़ा है संज्ञा, तो संज्ञा के मैंने 100 उदाहरण लिख दिए, परंतु उसने 101 उदाहरण पूछ लिया तो वो किताब से बाहर हो जाएगा। परंतु 100 उदाहरण अपने आप में पर्याप्त है, उससे बाहर जाने की संभावनाएं कम होती है। तो आप ये काम तो आपको कर लिया, आपने जो किया, आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, उस पर आपको पूरा फेस रखना है, उसके आधार पर ही आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। एक मैंने देखा है कि हम जब कक्षा में जाते हैं, परीक्षा कक्ष में, तो उस समय दोस्तों से डिस्कस करने लग जाते हैं, तुमने क्या पढ़ा, यार मैंने तो वो पढ़ा था, वो तुम्हें आता है क्या, वो मेरे को नहीं आता। जैसे मैं हिंदी का पेपर देने जा रहा हूँ, मुझसे पूछ दिया जाए ये गुनाहों का देवता किसने लिखा था, अब मेरे को धर्मवीर भारती का नाम याद नहीं आता, अरे यार ये तो आ गया तो क्या करूंगा। अब ये आएगा नहीं आएगा तो कोई गारंटी नहीं है, परंतु इससे हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर लेंगे। अब जो आएगा उसका भी हम हल ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस समय दोस्तों से कोई डिस्कस नहीं करनी है कि तुमने क्या पढ़ा है और तुमने क्या नहीं पढ़ा है। उसमें हल्की फुल्की बातें, मस्ती की बातें की जाए, क्योंकि वहां अगर आपसे कोई दोस्त पूछता है कि तुम्हें ये आता है क्या, और तुम्हें उस समय नहीं आता, तुम्हारा चाहे कितना ही अपने आप पर कंट्रोल क्यों ना हो, वो माथा खसक जाता है, यार ये तो अपनी बात ही नहीं है, और ये परीक्षा में ऐसे 5 प्रश्न पूछ ले जाएंगे अपने से मारे जाएंगे। क्योंकि उस समय वो उसकी साल भर की, 2 साल की, 3 साल की तैयारी होती है, और वो अपना सब कुछ तन मन धन सब झोंक रखा होता है, और उस समय इस प्रकार की नकारात्मक बातें जब उसको दोस्तों से मिल जाती है तो उसको सच मानिए उसका हौसला टूट जाता है। तो आप उससे बचिए, अपने दोस्तों से विषय की, प्रश्नोत्तर की गफलत को मत रखिए, उनसे ऐसी खुली चर्चा कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूं उससे उनसे भी कम से कम चर्चा की जाए, क्योंकि वहां आपको अपनी तैयारी काम आएगी, और अपने जो भरोसा है, अपने जो श्रद्धा है, वही वहां काम आएगी। इसके अलावा जो बात है वो एक ध्यान ये रखना आपको कि आप कई बार हम चिंता करते हैं, अखबार में आ जाता है, जो अखबार वालों का काम है कि ये बचाते हैं अचानक कि अब रीट की परीक्षा है, परीक्षा में कितने बैठेंगे, 26 लाख। हम सोचते हैं यार 26 लाख लोग बैठेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं तो गांव का छोटा सा गांव का आदमी हूं और इतनी तैयारी भी नहीं है, मैंने तो ये किताब भी नहीं पढ़ी। उस समय आपका हौसला पस्त हो जाए। तो मित्रों, विद्यार्थियों, ये ध्यान से सुनो, मेरा ये 25-30 साल का अनुभव है। 25 साल तो मैं सरकारी सेवा में हूं, उससे पहले भी मैं 3-4 साल पहले कंपटीशन देना शुरू कर दिया था। तो करीब 30 साल का मेरा अनुभव है कि जो गंभीर विद्यार्थी होते हैं वो मुश्किल से 5% होते हैं, और उसमें से ही जो बहुत ज्यादा अपने को कंप्लीट करने वाले होते हैं वो 3-4% होते हैं, और वही 3-4% लोग ही हमारे संघर्ष में काम आते हैं, वो हमारे कंपटीटर होते हैं। तो अब ये 3-4% को आप थोड़ा और बढ़ा लो, ये तो बात कहने का एक तरीका है, ये मैंने कोई वहां सांख्यिकी नहीं निकाली, बाकी ये अनुभव से देखा है। आप एक उदाहरण देखो कि आप जितने विद्यार्थियों को जानते हो और जिन्होंने रीट का फॉर्म भर रखा है, उसमें से पता लगा लो कि कौन विद्यार्थी है जो नियमित रूप से 8 से 10 घंटा पढ़ता है। 8 से 10 घंटा अगर नहीं पढ़ रहा है विद्यार्थी, सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत कम होती है। रेयर केस सब जगह होती है, अफवाह सब जगह होते हैं, परंतु सामान्य तौर पर उनका सिलेक्शन नहीं के बराबर है। अब आप देख लीजिए कि 10 में से मुश्किल से आपको एक विद्यार्थी मिलेगा, और वो भी उस लेवल की तैयारी करता हुआ नहीं मिलेगा। तो अब आपको 26 लाख की संख्या से बिल्कुल नहीं घबराना है। ये तैयारी जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं वो मुश्किल से 1 लाख लोग हैं, और उसमें से 50,000 ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने रात दिन करके यह है मुझे रीट में निकलना ही निकलना है। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया है। अब आप देखते हो आईएएस में 10 लाख लोग बैठते हैं, तो विद्यार्थियों में 10 लाख का कंपटीशन थोड़ी होता है, कंपटीशन 1000 बच्चों का। तो ये नियम केवल रीट पे लागू नहीं है, सभी परीक्षाओं में कुछ 1000 लोग ही इसमें गंभीर होते हैं,
जो ठीक से, ढंग से और सलीके से तैयारी करते हैं। तो इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए कि इस परीक्षा में कितने लोग बैठ रहे हैं। आपने अगर ईमानदारी से अपने साथ न्याय करके पढ़ाई की है तो आपको इस परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपने घर पे पढ़ाई की है, चाहे आपने सूरतगढ़ जाकर पढ़ाई की है, चाहे आपने जयपुर जाकर पढ़ाई की है, आप अपना अपना तरीका है। कोई भी सब जगह सब तैयारी से सिलेक्शन होते हैं। जयपुर जाकर भी होता है, गांव में बैठकर भी होता है, ऑनलाइन पढ़ने से भी होता है, किताब पढ़ने से भी होता है। इसका कोई एक तरीका निश्चित नहीं है। बस आपको यह है कि जो आप सिलेबस है उसको आपने तैयार किया है और परीक्षा में ढंग से आपने पेपर हल किया है तो आपका सिलेक्शन होगा। अब ये आप ये ध्यान रखना है कि पेपर जो आता है वो बनता कैसे है। हम ये सोच लेते हैं कि पेपर आता है वो हमें फंसाने के लिए होता है, ये कतई सही नहीं। पेपर का उद्देश्य ये होता है कि आपको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र के लिए आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने क्षमतावान हैं, इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें ये 4-5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। ज्ञान के, ये अवबोध के, ज्ञानोपयोग के, स्किल्स के, एप्टीट्यूड के और एटीट्यूड के। तो अब जो सवालों का क्रम होता है वो इनसे जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले जो ज्ञान के सवाल होते हैं जिसमें पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या है, या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, हमारे हिंदी को राजभाषा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिए गए। तो सीधा सीधा जो सवाल है ना वो सब है ज्ञान के सवाल। अब जब दूसरे अवबोध को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जिसमें कुछ आपके मस्तिष्क पर जोर लगाना पड़ेगा। जैसे सीधी संज्ञा की परिभाषा पूछ कर ऑप्शन पूछ दिया किसकी परिभाषा है, संज्ञा है सर्वनाम की, तो ये ज्ञान का हो गया। अब एक वाक्य दे दिया, उसमें पूछ दिया भी अब संज्ञा कहाँ है, वो हो गया अवबोध का। ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, मतलब ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा रहा है। जैसे आपने एक शब्द दे दिया और उसमें से नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछ दिया कि ये शब्द इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा शब्द उससे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार फिर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब उसमें जिस विषय को, जैसे आप टीचर है तो उसमें उस टीचिंग की उसमें किस प्रकार की रुचि है, वो किस प्रकार की उसकी वृत्ति है। तो रुचि को कहते हैं अभिरुचि में, इंटरेस्ट को, और इसको कहते हैं एप्टीट्यूड, मतलब उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड में अभिवृत्ति होगी, और एक तो वृत्ति होती है और एक होती है रुचि। तो रुचि और वृत्ति दोनों, मतलब रुचि का मतलब होता है उसको जैसे किसी को कविता पढ़ने की रुचि है, और एक उसके नेचर में कविता पढ़ना आ गया, तो इसको नेचर में जो आ जाता है उसको वृत्ति कहते हैं, और इंटरेस्ट होता है उसको रुचि, रुचि कहते हैं। तो 2 शब्द है हिंदी में, अभिवृत्ति और अभिरुचि। इंटरेस्ट के लिए अभिरुचि है, और एटीट्यूड के जो क्या कहते हैं उसको, एटीट्यूड के लिए अभिवृत्ति है। तो इसके लिए तो पारिभाषिक शब्दावली है, अभिरुचि के लिए वो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड प्रचलित है, और एक है ये स्किल, ये गणित वगैरह में काम आता है। तो इस प्रकार ये जो सवालों का जो क्रम है वो इसी प्रकार के सवाल बनते हैं। अब इसमें आप ध्यान ये रखना कि जो भी ज्ञान का जो सवाल होगा वो बिल्कुल सरल होगा, या तो आपको आएगा तो या आपको नहीं आएगा। तो अपनी क्या आदत होती है सामान्यतः, या कुछ जो लोग हैं वो सलाह दे देते हैं कि आपको पेपर को पूरा पढ़ना है क्योंकि पेपर अधूरा नहीं छोड़ना है। तो यह गलती आप कभी भी मत करना। सबसे पहले जो पेपर आता है तो उसमें जो अनुदेश दिए होते हैं या निर्देश होते हैं, उन निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। उसमें चाहे आपने पहले से पढ़ रखे हैं कि आपने वही मॉडल टेस्ट में पेपर में पढ़ रखे होंगे, फिर भी मेरी सलाह है
कि आप उन निर्देशों को 5 मिनट जरूर पढ़ें। जैसे कई परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है, कई परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कईयों में नेगेटिव मार्किंग का अंकवार ज्यादा होता है, कईयों में कम होता है। कौन से प्रश्न छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कौन सा आपको कई पार्ट दिए होते हैं, कौन सा पार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, इस बात का सारा लेखा जोखा शुरू पेपर में 4-5 जो निर्देश दिए होते हैं उसमें दिया होता है। तो उसको आप ध्यान से 5 मिनट लगे चाहे 7 मिनट लगे, उसमें आपको कोताही नहीं बरतनी। उसके बाद जो पेपर शुरू करना है, पहला प्रश्न करना है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको जैसे अगर आपको आता है तो आपके दिमाग में उसका उत्तर पहुंच जाएगा एक झटके के साथ। अब वो पढ़ा और आपको उत्तर नजर आया तो आप तत्काल उसको कर दीजिए और उस पर सही का निशान लगा दीजिए। परंतु इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। पेपर पढ़ते समय का प्रश्न पढ़ना है, उसमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तसल्ली से पढ़ना, जल्दबाजी जैसे ही करोगे आपका आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाएगा। मेरा यह अनुभव है, मैंने 2003 की लेक्चर की परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि मृत भाषा किसे कहते हैं। ये जो कुछ मृत भाषा है जैसे वैदिक संस्कृत है, हिब्रू है, ये प्रचलन से हट गई है, इसलिए इनको मृत भाषाएं कहते हैं। अब मेरे वो दिमाग में मातृभाषा चित्र बना हुआ शब्दों में, तो मैंने इसको क्या पढ़ लिया, मातृभाषा। और 3 अंकों का प्रश्न था और मैंने इसको सीधा सीधा गलत कर दिया, क्योंकि वो प्रश्न मैंने गलत पढ़ लिया तो मैंने उत्तर ही गलत दे दिया। तो यह गलती हमेशा होती है 3-4 प्रश्नों में कि आप प्रश्न को गलत पढ़ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया कि नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है, आपको ध्यान से जल्दी से पढ़ोगे तो नहीं छूट जाएगा। और ऑप्शन नीचे लिखा होगा सरिता आपका, तो आपका पीछे नहीं देखोगे, सरिता है, चाहे ये ऑप्शन आ गया सरिता, मतलब ये नदी का पर्यायवाची है, नहीं वाला आपने पढ़ा नहीं, फिर आपने पहला सरिता सही कर दिया। तो यह गलती आपसे होती है, इसलिए मैं तो कहता हूं प्रश्नों को 2 बार पढ़ लीजिए। परंतु 2 बार नहीं पढ़ते हो, आपकी आदत नहीं है, तो ध्यान से जरूर पढ़िए। अगर आपने पहला प्रश्न किया और आपका उत्तर से एक बार में झटके में आपको आ गया तो उसको आप सही कर दो, वहां राइट का निशान लगा दो। ये एक तरीका है। अब दूसरा जो प्रश्न है, पेपर में मैंने जो पेपर को विश्लेषित किया है उसमें 4 प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं, हालांकि वो इसी से जुड़े हुए हैं, ज्ञान अवबोध ज्ञान उपयोग। एक प्रश्न ये होता है जिसमें सीधा आपको उत्तर ध्यान में आ जाता है। जैसे आपने पूछा भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली है, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, आप तत्काल सही कर दो। दूसरा प्रश्न को सोचना पड़ता है। जैसे मानो प्रश्न पूछ दिया कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बॉर्डर नहीं लगता, आप सोचोगे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, तो आप थोड़ा सा विचार करोगे गंगानगर कहाँ से कहाँ चलता है, तो थोड़ा सा विचार करके आप उत्तर दे दोगे, तो उसको कहते हैं हम, उसको 2 नंबर दे सकते हैं। तीसरा, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, इधर उधर कुछ और अंदाज, कई पैरामीटर लगाने पड़ेंगे, तो उसको हम तीसरा लेवल कहते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकंड, कठिन स्तर है हमारे। ये कठिन स्तर पेपर का नहीं है, ये हमारा कठिन स्तर है। क्यों कोई ऐसा है जो बिल्कुल लोगों को सोचना पड़ेगा, अपने को बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे आप मान लो एक बार प्रश्न आया था कि सूढ़ किसे कहते हैं। सूढ़ राजस्थान का है, हम गांव के लोग हैं, हम बता देते हैं। जो बुआई से पहले जो खेत में कचरा हो जाता है उसकी सफाई करते हैं, उसको सूढ़ कहते हैं। अब शहर का बच्चा है वो उसके लिए बहुत कठिन है, वो पता लगेगा सूढ़ क्या होता है, बुआई से संबंधित है, बुआई के बाद से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो उसके लिए उसका स्तर काठिन्य हो सकता है, मेरे लिए नहीं हो सकता। ऐसे कोई शहर का शब्द आ जाए या उसकी पृष्ठभूमि से आ जाए या महानगरीय जीवन शैली से संबंधित आ जाए तो हो सकता है मेरे लिए वो कठिन हो जाए। तो वो अपना अपना स्तर होता है। तो ये 4 स्तर होते हैं। तो एक स्तर में तो आपको एक झटके से हो जाएगा। अब जो पहले सारे सवाल एक झटके वाले होते हैं वो आप 1 से लेकर के 50 मान लो प्रश्न है तो उनको एक एक करते आप करते जाइए। अब आप
देख लीजिए कि दोबारा वहीं से शुरू कर दीजिए। अब 2 वाले जो आप उसको आप दोबारा करना शुरू कीजिए कि थोड़ा थोड़ा सोचने से वो भी सही हो जाएंगे। ये काम हो जाए तो उसको तत्काल OMR शीट पे भर दीजिए। अब क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि पूरा पेपर करेंगे फिर OMR करेंगे, तो उस समय की अपने ऊपर हड़बड़ी हो जाती है और हम मान लो 17वां क्वेश्चन है उसमें C करना चाहते हैं तो गलती से B हो जाते हैं, B करना चाहते हैं वो A हो जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न करते ही आप OMR को भर दीजिए। तो इसमें से लगभग आपको पढ़े हुए विद्यार्थी हो तो आपका 70-80% पेपर हो जाएगा। पीछे ये रहेंगे ये। अब यहां से आप शुरू कर दीजिए, लेवल से इनको करना शुरू कर दीजिए। तो ये कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, सबके नहीं होंगे, आपके भी नहीं होंगे, और ये तो होंगे ही होंगे नहीं। तो इस पर आप माथापच्ची बिल्कुल नहीं करना। अब देखना कि अगर उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आप इनको छोड़ देना, निसंकोच छोड़ देना, आपके लिए प्रश्न बने ही नहीं है। परंतु अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई पेपर में होता है, कई में नहीं होता है, तब आप ये देखना कि आप एक पकड़ लेना, जैसे ABCD होता है, तो इसमें से आप मेरी सलाह है कि B और C में से एक पकड़ लेना, या तो C कर देना या B कर देना। पकड़ना एक ही, ऐसा नहीं किसी में B कर दो, किसी में C कर दो, किसी में C कर दो, किसी में एक पकड़ के 5, 7, 10 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें आप कर देना। परंतु शर्त यह है कि उन्हीं प्रश्न पत्र में ये आपको ट्रिक अपनानी है जिसमें माइनस मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जिसमें है उसमें ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब आप अंदाजन करोगे तो उसमें 25% सही होने की संभावना है और 75% गलत होने की संभावना है, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन तो गलत है ही और एक ही ऑप्शन सही है। तो जो गणित की प्रोबेबिलिटी है उसके अनुसार ये टोरे वाली सिस्टम है वो 25% ही सही होती है। तो इसमें अपने को नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है और फायदे होने का जो चांसेज है वो कम है। इसलिए नकारात्मक ऋणात्मक अंकों की जहां व्यवस्था है वहां तो अपने को टोरा सिस्टम रखना ही नहीं है। बाकियों के लिए मैंने ये बातें आपको बताई। परीक्षा कोई कठिन काम नहीं है, परीक्षा को उत्सव की तरह लेना है। तो ये हमारा जो वीडियो है इसको हम 2 शब्द है उसमें गौर करना, एक तो श्रद्धा और एक उत्सव, आनंद और उत्सव की तरह लेना है। इसमें किसी प्रकार का बोझ नहीं लेना है, क्योंकि आप वही उत्तर दे पाएंगे जो आपने पढ़े हैं, परंतु वो उत्तर भी आप दे पाएंगे जो आपने बहुत कम पढ़े हैं या उनको पढ़े हुए बहुत समय हो गए। तो क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होता है तो व्यक्ति अपना 100% मस्तिष्क का उपयोग कर सकता है, और जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो उल्टा हो जाता है उसका, बिल्कुल वो 50% भी मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाया। तो इसलिए ये सारी बातें हैं, ये मैंने अपने अनुभव से आपके समक्ष रखी है। कुछ बातों में आपके साथ मेरी मत भिन्नता भी हो सकती है, परंतु एक बात तो गांठ की तरह जरूरी है कि इसको आनंद के साथ देना है और उसके खुद पर आपको भरोसा रखना है। वो एक उर्दू का शेर है ना, अपने खुद ही को इतना बुलंद कर कि खुदा तुमसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो खुदा कौन बनता है? जब उसमें खुद का पूरा पावर आ जाता है। तो जितना पावर हमारे अंदर है उतना पावर किसी के अंदर नहीं हो सकता। इस बात को आप गांठ बांध ले, चाहे मुट्ठी बांध ले, चाहे यहां अपने स्थापित कर ले, और बहुत ही सकारात्मकता के साथ और बहुत ऊर्जा के साथ इस परीक्षा के मैदान में उतरना है और बहुत अच्छा करके आना है।
सभी रीट के विद्यार्थियों को, एलडीसी के विद्यार्थियों को, कॉलेज के अभ्यर्थियों को, सबके लिए मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।